अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जी आज हम बात करना चाहते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वेक्टर्स के। बीएससी के एग्ज़ाम में हम जानते हैं बेटा कि अब शॉर्ट क्वेश्चंस भी सेट होते हैं एग्ज़ाम्स में। तो हम स्पेशल कुछ वेक्टर्स के मुतालिक शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हैं जिसमें डाइवर्जेंस, कर्ल और जो ग्रेडियंट जो हैं स्पेशल कॉन्सेप्ट्स वो भी इंक्लूड होंगे। तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। जी हमारा टॉपिक जो है बेटा जी दैट इज़ डेफिनेटली वेक्टर एनालिसिस और उसके हम डिस्कस करने चले हैं आज शॉर्ट क्वेश्चन। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। देखते हैं जी, कैन टू वेक्टर्स हैव इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड कंबाइन टू गिव अ जीरो रिजल्टेंट। और क्या तीन वेक्टर्स हो तो क्या ऐसा मुमकिन है। तो बेटा इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हो गए। तो पहले एक वाले क्वेश्चन का हिस्से जो है उसमें तो आंसर है नो सर। अगर फॉर टू वेक्टर्स ऐसा मुमकिन ही नहीं है सर। अगर दो वेक्टर्स डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हों तो कभी भी वो रिजल्टेंट जो है वो हमें ज़ीरो नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास वेक्टर्स हैं, लेट आई से हमारे पास एक वेक्टर है 3 न्यूटन और एक है 4 न्यूटन। तो बेटा रिजल्टेंट कितना होगा सर? 7 न्यूटन होगा सर। 4 और 3 में से जो सम करने से रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो नहीं मिल सकता हमें सर। क्या 3 के लिए पॉसिबल है? यस यस इट इज़ पॉसिबल फॉर 3 वेक्टर्स। यानी 3 वेक्टर्स के लिए ये पॉसिबल है सर। कैसे मुमकिन है ये 3 वेक्टर्स के लिए? देखिए पहले मैं बहुत सादा लफ्ज़ों में आपसे बात शेयर करता हूँ। मेरे पास लेट आई से कि दो वेक्टर्स हैं और 4 और 3 न्यूटन की है। तो इनकी रेंज कितनी होगी सर? इनकी रेंज होगी कम से कम जो है ये आंसर 1 न्यूटन दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 7 न्यूटन। तो सर और क्या मिलके दे सकते हैं? बेटा ये दरमियान वाले सारे ही पॉसिबल हैं इनके मिलने से सर। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ये सारे देते हैं। 7 से बड़ा नहीं दे सकते और 1 से कम नहीं दे सकते। ओके सर। तो सर देन व्हाट शुड वी डू? अब अगर हम फर्स्ट करते हैं, मैं आपसे सिंपल सी एक एग्जांपल शेयर कर लेता हूँ कि लेट आई से यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। ये 5 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है हमारे पास बेटा, 3 न्यूटन। तो क्या ये तीनों आपस में बैलेंस कर सकते हैं? जी बिल्कुल। 4 और 3 मिलकर कभी ना कभी क्या बना सकते हैं? अभी हमने पढ़ा है वो 5 बना सकते हैं, पॉसिबल है। तो 5 अगर वो बना लेते हैं लेट आई से तो वो इसको क्या कर देंगे सर? 5 और 5 एक दूसरे का कैंसिल कर देंगे तो रिजल्टेंट ज़ीरो हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल। और दूसरी बात वही जो आप सिंपल केसेस में पढ़ते हैं कि अगर हम मेरे पास अगर वेक्टर ए ये है और ये वेक्टर बी है तो मैं अगर इसे तो सी है जो इन दोनों का रिजल्टेंट है। लेकिन अगर मैं एक ऐसा वेक्टर लूँ जो इसके बिल्कुल अपोजिट हो सी, तो फिर ये तीनों जो है वो इन तीनों का रिजल्ट ज़ीरो हो सकता है। ए बी और सी का रिजल्ट जो है वो ज़ीरो हो सकता है if they form an equilateral triangle. So it is possible for 3 vectors to have a resultant equal to 0. Let we move towards the next question. बड़ा interesting question है बेटा जी। क्वेश्चन है कि a plane is moving at an angle of 60 degree with the x-axis with a speed of 100 km per hour. What will be the speed of its projection? ठीक है सर। on the ground if the sun is above the plane at the noon. ठीक है सर। अच्छा सिचुएशन ये है कि एक प्लेन है और वो ऊपर की जानिब मूव कर रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से। सर किस कंडीशन में मूव कर रहा है? कहा गया है कि उसका एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो बताइए उसके प्रोजेक्शन की क्या सिचुएशन होगी? बेटा देखिए सिंपल बात है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, यूँ मूव कर रही है तो सर एक एक्स कंपोनेंट होगा एक वाई कंपोनेंट होगा। तो सर इसके एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड कितनी होगी सर? ये पूछा गया है। जो उसका साया है वो ज़मीन पे कब चल रहा होगा? तो हम बहुत सादा अंदाज में जानते हैं वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। वी इज़ 100, कॉस इज़ 60। कॉस 60 1/2, 1/2 100 को करेंगे तो बेटा 50 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो उसके जो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी होगी दैट वुड बी डेफिनेटली 50 किलोमीटर पर आवर। सर इट्स क्लियर। मूव ऑन। नेक्स्ट कहानी को लेकर चलते हैं बेटा जी। क्वेश्चन ये है, ज़रा दो हिस्से हैं। कैन सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एवर बी इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स? दो वेक्टर्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड का सम है। लेट आई से कि मेरे पास वेक्टर्स जो हैं सर दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है मेरे पास बेटा ए, लेट आई से 5i है और 5i का जो रिजल्ट होगा वो मेरे पास 5 होगा। और दूसरा भी
हमारे पास मेरे पास -5 है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड में लेता हूँ वो भी -5 होगी, तो सर इन दोनों का रिजल्ट क्या बनेगा बेटा? 0 बनेगा। तो दो वेक्टर्स का जो सम है, ठीक है सर, उसके जो सम है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, वो किसके बराबर आया बेटा? 0 के बराबर आया। ठीक है सर, 0 के बराबर आया, ये बात है। आगे कहा कैन बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स। अगर हम दो वेक्टर्स लें और उनका सम करें, ठीक है सर, मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं और मैं इनको सम करूंगा तो किसके बराबर आएगा बेटा? नल वेक्टर के। लेकिन कहा गया है कि इसकी मैग्नीट्यूड लेने आप, तो मैग्नीट्यूड ले ली, 0 के बराबर है। तो यही क्वेश्चन है कि पहले बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, जो सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स लिया, 0 आया। फिर कहा गया है कि पहले सम लेना है बाद में मैग्नीट्यूड लेना है, तो सम लिया तो ये आया, तो फिर मैग्नीट्यूड लिया यहाँ। यहाँ क्या करना है सर? पहले मैग्नीट्यूड लेना है बाद में सम लेना है, तो पहले मैग्नीट्यूड लेके सम किया तो 0 के बराबर है, तो ये पॉसिबल है। यस, इट इज़ पॉसिबल कि दो वेक्टर्स की जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड का सम इक्वल हो किसके बराबर? उनके जो सम के मैग्नीट्यूड के। तो ये दोनों बातें इक्वल हैं सर। सिंपली सेंटेंसेस कोई मूव किया गया इधर उधर, ठीक है सर। तो सर क्या दो वेक्टर्स का अगर हम रिजल्टेंट लेते हैं और उनका जो डिफरेंस है, क्या वेक्टर से बड़ा हो सकता है? कभी भी नहीं। मेरे पास फर्ज करो दो वेक्टर्स हैं 4 और 3, आंसर है 1, तो 1 इन दोनों से बड़ा नहीं है। लेकिन अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालता हूँ, यानी जो है एडिशन निकालता हूँ, सर कैन इट बी, सर कैन बी ग्रेटर देन बिटवीन द टू वेक्टर्स, कैन इट बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सम? तो क्या सम से बड़ा हो सकता है सर? यस, ये देखिए सम जो है वो किसी एक वेक्टर से बड़ा हो सकता है। 7 न्यूटन इज ग्रेटर देन 4 न्यूटन एंड 7 न्यूटन इज ग्रेटर देन 3 न्यूटन, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन जो डिफरेंस आया है 1 न्यूटन, वो तो कभी भी जो है वो सर बराबर बड़ा नहीं हो सकता सर। दैट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 4 न्यूटन, इज इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, बट यस इट इज़ पॉसिबल। दो हिस्से हैं इस क्वेश्चन के बेटा। ओके सर। अच्छा जी, डू द कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज अप्लाइज टू द वेक्टर सब्ट्रैक्शन? बेटा जी आपको पता है कि नो, पहले वाले में तो कम्यूटेटिव के लिए तो आपको पता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर। a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के बराबर नहीं है बेटा, कम्यूटेटिव। ठीक है सर, इस पर अप्लाई नहीं होता। हाँ, एडिशन पे अप्लाई होता है बेटा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो कम्यूटेटिव के लिए तो हो गया नो। लेकिन यस फॉर एसोसिएटिव, सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है बेटा जी वो सब्ट्रैक्शन पे भी लग जाती है। एडिशन की प्रॉपर्टी तो ये है बेटा, a प्लस बी प्लस ई इक्वल टू, सर क्या हो जाएगा सर हमारे पास a प्लस बी और प्लस सी, यानी थोड़ा आप पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह सब्ट्रैक्शन में हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो लगती है, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं लगेगी। नेक्स्ट, अच्छा अगर एक वेक्टर को हम देखा जाए तो वेक्टर यूँ होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जी स्क्वायर बेटा। अगर इनमें से कोई एक कंपोनेंट भी ज़ीरो ना हो, इफ ए एक्स इज नॉट इक्वल टू, क्या वेक्टर ज़ीरो हो सकता है? सर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ीरो होने के लिए सारे कंपोनेंट को ज़ीरो ना ज़रूरी है। तो लिहाजा अगर एक भी कंपोनेंट ज़ीरो नहीं है तो इट मीन्स वेक्टर कैन नॉट बी कम्प्लीटली ज़ीरो। फॉर वेक्टर्स टू बी ज़ीरो इट्स ऑल कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। लेट वी मूव ऑन। अच्छा, कंपोनेंट इक्वल मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FSC में भी आता है और BSc में एग्जाम में भी आता है कि कौन सी कंडीशन में जाके वेक्टर्स के दोनों कंपोनेंट्स बराबर हो जाते हैं। तो आप अगर देखें जो बात लिखी है दोनों कंपोनेंट्स को बराबर लिखे, AX इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और AY इज इक्वल टू ए साइन। ये आ गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू, सर ये हमारे पास आपको पता है बेटा जी किसके बराबर आएगा? साइन ओवर कॉस जो है दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है सर टेन थीटा आ गया। तो टेन थीटा 1 कौन से एंगल पे होता है बेटा? 45 पे। तो पता चला अगर एक वेक्टर 45 डिग्री का एंगल बनाए बेटा, तो कॉमन सेंस है बेटा उसके दोनों कंपोनेंट्स बराबर होंगे, AX और AY विल बी इक्वल टू। ऐसा पॉसिबल है सर एट एंगल ऑफ 45, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सो एट 45 डिग्री बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर वुड बी इक्वल। ओके सर, अब ये है
ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपने देनी है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर की, इस पर मैं तफसीली बात करूँगा बेटा। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर है क्या, पहले तो मैं यहाँ लिखूँ ग्रेडियंट जो है हमारे पास ऑफ अ वेक्टर ए, इसके बराबर है, कैसे लिखते हैं इसको, यू डेल ए, स्केलर के ऊपर वेक्टर अप्लाई हो रहा है। तो बेटा एक बात तो ज़िंदगी बार याद रखें, जब वेक्टर और स्केलर मल्टीप्लाई हों कभी भी, मसला एम और वी मल्टीप्लाई हो तो आंसर वेक्टर ही होगा। तो लिहाजा याद रखें ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर इज ऑलवेज अ वेक्टर, पहले तो ये बड़ी खूबसूरत बात याद रखें, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर इज ऑलवेज अ वेक्टर। ओके सर, ठीक है, क्योंकि डेल ऑपरेटर इज अ वेक्टर, तो स्केलर पे अप्लाई होगा तो वेक्टर ही मिलेगा। तो सर इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, मैं वो आपको बता देता हूँ। इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, देखिए आप ये ले लें एक लेवल सरफेस, ये एक लेवल सरफेस है। लेवल सरफेस क्या है, इसके ऊपर एक स्केलर पॉइंट फंक्शन के तमाम ऊपर स्केलर पॉइंट फंक्शन है सेम वैल्यूज, ठीक है सर। इसके ऊपर आप कोई सर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो जो परपेंडिकुलर होगा सर नॉर्मल वेक्टर होगा, दैट विल ग्रेडियंट, तो दैट विल गिव अस ग्रेडियंट। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दैट विल द ग्रेडियंट ऑफ द वेक्टर, समझे। तो सो नॉर्मल टू अ पॉइंट फंक्शन गिव्स अस ग्रेडियंट, तो सर ग्रेडियंट गिव्स नॉर्मल वेक्टर टू अ पॉइंट। ये पॉइंट को लेकर के जब भी ग्रेडियंट लेते हैं तो असल में सरफेस के ऊपर हमें एक क्या मिल जाता है, नॉर्मल वेक्टर मिलता है, ठीक है सर। सर ये बात समझ आ गई है। अच्छा सर ये तो नॉर्मल वेक्टर आ गया, अभी अब 2 पॉइंट्स सुनिएगा। अक्सर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, हमें एक सरफेस दी जाती है, कहा जाता है कि इसके ऊपर नॉर्मल निकालें, तो आप क्या करेंगे जी, सर उसका आप क्या निकाल देंगे बेटा जी, ग्रेडियंट निकाल लें, तो वो क्या होगा, उसका नॉर्मल वेक्टर होगा। और बाज़ औक़ात आता है कि यूनिट नॉर्मल फाइंड करें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, ज़रा यूनिट नॉर्मल। सर ये यूनिट नॉर्मल कैसे होगा, ये समझाने से पहले मैं आपको पॉइंट समझाता हूँ कि दुनिया का हर वेक्टर कैसे बनता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो जो यूनिट वेक्टर है यानी डायरेक्शन, ये बराबर किसकी है, वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ भी यूनिट नॉर्मल फाइंड करने के लिए आप क्या करें, वेक्टर यानी ग्रेडियंट खुद ओवर उसका मैग्नीट्यूड, ओवर उसका मैग्नीट्यूड, तो ये ग्रेडियंट का आप मॉड लगा लें तो ये आपको यूनिट नॉर्मल मिलेगा। तो यहाँ दो बातें क्लियर कर लीजिए बेटा, ग्रेडियंट क्या करता है, ग्रेडियंट किसी पॉइंट पे लें तो वो नॉर्मल वेक्टर देता है। तो सर आपने अगर यूनिट नॉर्मल निकालना है उसके ऊपर, तो क्या करें, उस ग्रेडियंट को उसकी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर दें, तो यू विल गेट सर डेफिनेटली यूनिट नॉर्मल, ठीक है सर, ये बातें समझ आ गई है। सर व्हाट इज मेंट बाय ओ इरोटेशनल एंड सोलेनॉइड फील्ड, बेटा इरोटेशन का मतलब है रोटेट नहीं कर रही, तो इरोटेशन का ये मतलब है, इरोटेशन का मतलब मेरा बेटा ये है कि उस फील्ड का जो डेल है यानी कर्ल है वो जीरो के बराबर है। सर कर्ल ऑफ दैट फील्ड इज जीरो, इट मीन्स इरोटेशन मीन्स कर्ल ऑफ फील्ड इज जीरो। सर सोलेनॉइडल यानी मैग्नेटिक फील्ड जैसे सोलेनॉइडल होती है, तो इसका मतलब होता है कि सर वहाँ से कोई डिवर्जेंस नहीं है, सोलेनॉइडल का मतलब ये है सर, सोलेनॉइडल मीन्स डाइवर्जेंस इज जीरो, डाइवर्जेंस इज जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ फील्ड जीरो। तो समझ आ गई, जिस फील्ड की डाइवर्जेंस जीरो हो वो सोलेनॉइड होगी, और जिसका जो कर्ल जीरो होगा दैट वुड बिकम इरोटेशनल फील्ड। सर इस क्लियर, आगे चलते हैं कहानी को लेकर। सर वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है एंड व्हाट देयर डाइवर्जेंस डज डिस्क्राइब। तो अगर आप वेक्टर पॉइंट फंक्शन की एग्जांपल लेना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, तो सर उसकी डाइवर्जेंस की याद आएगी, इसकी डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड थी, divergence of E vector gives electric field। याद रखें एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन की जो डाइवर्जेंस होती है वो उसकी फील्ड दे रही होती है, वो दैट विल गिव अस द फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। सर इट्स क्लियर बेटा जी, ये सारी कहानी ख़त्म हो गई है।
और हमने इसमें सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। दीज आर द क्वेश्चंस विच वुड बी सेट इन बीएससी एग्जाम, इट इज़ टू मच इंपॉर्टेंट। अब हम जानते हैं जो हमारा बीएस का सिस्टम है उसमें बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ था। सो आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीज शॉर्ट क्वेश्चंस विद यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर्स। अल्लाह हाफिज़।